ओके, सो आई वेलकम यू ऑल इन दिस न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक नया एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में हम लोगों ने सर्च एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, उसमें आप लोगों को काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। 900 प्लस व्यूज हैं उसमें। मैं चाहता हूं कि आप उस लेक्चर को और देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा, चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर है फोर प्रोब मेथड का एक्सपेरिमेंट। इसके दो पार्ट हैं। दो पार्ट एक ही में है। या तो रेजिस्टिविटी निकालेंगे या एनर्जी बैंड गैप निकालेंगे, या दोनों भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों को यहाँ पे कवर करा है। आपके एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर आपको रेजिस्टिविटी चाहिए तो आप रेजिस्टिविटी तक स्टिक रहें, आपको एनर्जी गैप चाहिए तो आप एनर्जी गैप पे स्टिक रहें, और अगर आपको दोनों चाहिए तो आप दोनों कर दें। ठीक है, तो सीधा एक्सपेरिमेंट पे बढ़ते हैं। एम है हमारा टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी एंड एनर्जी गैप ऑफ सेमीकंडक्टर बाय फोर प्रोब मेथड। प्रोब क्या है? प्रोब तारें होती हैं, अंदर ही अंदर इसको कनेक्ट कर रखा है इन्होंने। अब अगर आपने सीआरओ देखा हो तो सीआरओ के साथ एक शब्द जुड़ता है, सीआरओ प्रोब। एक लंबी सी वायर होती है जिसको हम सीआरओ में फिट करते हैं और फिर दूसरे ऑपरेटर्स के साथ लगा देते हैं। इसी टाइप का ये एक वायर होता है, जो कि एक अभी डायग्राम में देखेंगे किस तरीके से ये कनेक्ट होता है मशीन से। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जो हमने यहाँ पे यूज किया है वो है जर्मेनियम। जर्मेनियम का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि हम जर्मेनियम की ही रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करेंगे और इसका ही एनर्जी गैप ले लेंगे। ठीक है, और ये जो जर्मेनियम है किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं, कैसे ये पूरा एपरेटस है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, एपरेटस देखिए, फोर प्रोब सेटअप कंसिस्ट ऑफ अवन, अवन जो हीट करेगा, सेमीकंडक्टर जो कि जर्मेनियम है, मिली एमीटर, मिली वोल्ट मीटर एंड थर्मामीटर। ये सब हमें इसमें यूज करना है, और ये कैसे यूज करना है ये सब डायग्राम में। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैं जितने भी एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ना, उसमें प्रोसीजर समझाता ना उसमें थ्योरी ठीक से आप लोगों को समझाता। मैं सारा फोकस डायग्राम पे रख के आपको वही सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि डायग्राम के थ्रू आपको चीजें ज्यादा अच्छी क्लियर हो जाए। ठीक है, थ्योरी के अंदर कुछ बातें खास नहीं है। हम लोग जो 8th क्लास से पढ़ते आए हैं, R इजिकल टू रो एल बाई ए, उसी की एक डेफिनेशन है। उसके बाद थोड़ा सेमीकंडक्टर के बारे में है कि सेमीकंडक्टर क्या है, रेजिस्टिविटी के बारे में है, बैंड थ्योरी क्या है, एनर्जी लेवल्स क्या है, ये सब इसके बारे में लिखा है। तो एक बार आप इसे पढ़ सकते हैं, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से इसको निकालिए और पढ़ डालिए। ठीक है, और वाइवा के लिए आप इसमें से थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर बाय फोर प्रोब मेथड। इसमें जो जो चीज आपको पढ़नी है, आपके मतलब की है, उसको आप पढ़ दीजिए और बाकी साइड करिए। ठीक है, एक ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन में एफ डब्ल्यू बाई एस। ध्यान से सुनिएगा, ये डब्ल्यू है आपका, यहाँ देखिएगा, ये जो डब्ल्यू है ये है थिकनेस ऑफ अ क्रिस्टल। अभी बताएंगे। डिस्टेंस बिटवीन द प्रोब ये एस है। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गई कि ये जो ओमेगा डब्ल्यू और एस लिखा है, रो इज इक्वल टू रो नॉट एफ डब्ल्यू एस, यानी कि फंक्शन ऑफ डब्ल्यू, थिकनेस, ओमेगा, सॉरी, डब्ल्यू अपॉन एस। एस इज द स्पेसिंग बिटवीन टू प्रोब्स। दो प्रोब के बीच का डिस्टेंस जो है वो एस है, और जो डब्ल्यू है वो थिकनेस ऑफ द सेमीकंडक्टर, कितना मोटा सेमीकंडक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फंक्शन है ये। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, और नीचे इसके बारे में कुछ लिखा है, इसको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसको गोली मारिए। ठीक है, रो नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि वोल्टेज अपॉन करंट इनटू 2 पाई एस। व्हाट इज एस? एस इज द स्पेसिंग बिटवीन टू प्रोब्स। ठीक है, ये रो नॉट है। तो ये रो नॉट अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन के रो नॉट से रिप्लेस कर दूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, रो इज इक्वल टू वी अपॉन आई इंटू 2 पाई एस डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ ओमेगा बाय एस। ये बनेगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हमने आगे इस्तेमाल करा है। थोड़ी ट्रिकी कैलकुलेशन है इसकी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये देखिए, एस इज द स्पेसिंग बिटवीन द प्रोब्स एंड करंट लिखा है, वोल्टेज लिखा है, और ये फिर आगे बातें आ गई। अच्छा, इस फॉर्मूले को जो ये है इजी वाला फॉर्मूला, इसका यूज अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपके हिसाब से आपको ये ठीक लग रहा है। अदरवाइज जो कैलकुलेशन के फॉर्मूले मैं बताऊं आप उसको यूज करें तो वो भी सेम ही चीज है, दोनों चीजें सेम आएंगी, उसमें कोई हम लोग अलग नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
एप्लीकेशन आप इसकी देख सकते हैं, 4 प्रोब मेथड की एप्लीकेशन है, रिमोट सेंसिंग एरियाज में, रेजिस्टेंस थर्मामीटर में, इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस में, एक्यूरेट ज्योमेट्री फैक्टर एस्टिमेशन में, कई चीजों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोई एक दो चीज आप याद रख सकते हैं फॉर द वाइवा पर्पस। ओके, अब हम सीधा प्रोसीजर की तरफ बढ़ रहे हैं, और प्रोसीजर मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखवाऊंगा नहीं, आप लोग खुद लिखेंगे सारा प्रोसीजर, डायग्राम से मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो पहला डायग्राम जी, पहला डायग्राम आ गया है। ध्यान से देखिए, ये जो है ये मैं स्पेशली आप लोगों के लिए फोटो क्लिक की थी। तो ये है जी 4 प्रोब सेटअप। एक तरफ आप देख रहे हैं डब्बा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक गोला सा है। ठीक है, इस डब्बे में क्या है और इस गोले में क्या है, वो दोनों बातें बता देंगे। पहले आप ध्यान से देखिए कि इस गोले में से, ये जो सिलेंड्रिकल टाइप का सिस्टम है, इसमें एक थर्मामीटर लगा हुआ है, जो कि आप लगाएंगे, एक होल होगा, उसमें थर्मामीटर घुसा दीजिए, और यहां से एक तार निकल रहा है। इस व्हाइट वाले तार पे फोकस कीजिएगा, ये तार निकल रहा है और दो जगह पे कनेक्ट हो गया, दो जगह पे कनेक्ट हो गया, और ये दो जगह पे कनेक्ट होने के बाद ब्लैक वाला वायर आपस में ग्राउंड हो गया, रेड वाला कनेक्ट हो गया और ब्लैक वाला आपस में ग्राउंड हो गया, ये वाला ब्लैक और वो वाला ब्लैक। ठीक है, और इसको अब बड़ा करके दिखाएंगे। और यहां से देखिए, ये अवन का एक वायर निकल के इसमें घुस गया सिलेंडर में, और सिलेंडर में घुसने के बाद इसी डब्बे के पीछे से देखिए, यहां से वायर वोल्टेज वहां पे जा रहा है मेन सर्किट पे। ठीक है, तो मेन सर्किट मतलब इस डब्बे के अंदर 3-4 वायर लगे हैं, मतलब ये डब्बा कुछ काम का है। ठीक है, तो ये एक तो इसका मेन सेटअप है। करना क्या है, अब धीरे धीरे करके उसमें बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में देखिए, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले थर्मामीटर लीजिए और इस गोले के अंदर लगा दीजिए। ये लगा दिया। नंबर 1 में एक चीज और नोट करिए कि आपको रूम टेम्परेचर नोट करना है। थर्मामीटर से देख के, थर्मामीटर से देख के आप लोग रूम टेम्परेचर को नोट कर लें, और इसके अंदर इस थर्मामीटर को ऐसे लगा दें। ठीक है, अब बारी है इस पूरे डब्बे की। स्टेप नंबर 2, आपको स्विच ऑन करना है। स्विच ऑन करने के बाद आपको अवन को लो पे रखना है। अवन को, जो ये अवन है, इसको लो पे रखेंगे। आप इसको ऑन कर दीजिए। ये जो चीज है, ये देखिए, एक बॉक्स बना हुआ है अवन पे, और उसके अंदर लिखा है ऑन। दूसरा बॉक्स पूरा है, एक ये छोटा बॉक्स है अवन का, और एक ये पूरा बड़ा बॉक्स है जिसके बाहर ऑन लिखा है। तो आप इस सबसे पहले इस बाहर वाले ऑन को ऑन करेंगे। क्या करेंगे, स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले इस बाहर वाले ऑन को ऑन करेंगे, मतलब ये सर्किट चल जाएगा। आपने मेन सप्लाई दे दी, उसके बाद आपने इसको ऑन करा, सर्किट चल गया। सेकंड स्टेप में ही आप, थर्ड स्टेप में आपको ये करना है कि ये नॉब देख रहे हैं, एक तरफ करंट लिखा है, दूसरी तरफ वोल्टेज लिखा है। आप इस करंट और वोल्टेज वाले नॉब को सबसे पहले करंट पे शिफ्ट करेंगे। किस पे शिफ्ट करेंगे, करंट पे शिफ्ट करेंगे। मैंने वोल्टेज पे कर रखा है क्योंकि मैं उस टाइम बहुत आगे था एक्सपेरिमेंट में, तो मैंने करंट पे शिफ्ट करा, और करंट की वैल्यू को मैंने सेट करा 3.5 से 4 मिली एम्पियर के बीच में। इतने ही गैप में आपकी करंट की वैल्यू फिक्स हो जानी चाहिए। 4 हो गई तो बहुत बढ़िया वैल्यू है 4। लेकिन अगर 3.9 3.8 के आसपास भी अगर आप फिक्स कर लेते हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन अगर आप 4 मिली एम्पियर फिक्स कर देते हैं तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो करंट पे आपने नॉब करा और करंट आपने 4 मिली एम्पियर तक फिक्स कर दिया, उससे बढ़ना नहीं चाहिए, 4 एम्पियर मिली एम्पियर से कम ही रहना चाहिए। सेकंड चीज देखेंगे कि मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 10 का एक नॉब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे एरो ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे आपको इसको हमेशा मल्टीप्लाई 10 पे रखना है, क्योंकि आपकी जो भी वैल्यू आएगी वोल्टेज की, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से, जो भी वोल्टेज की वैल्यू आएगी उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करे बिना कोई भी वैल्यू नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया, ये बात ध्यान रखिएगा। नाउ आपने करंट नोट कर ली। अच्छा, करंट को 4 मिली एम्पियर तक फिक्स कैसे करना है, ये छोटा नॉब देख रहे हैं, जो इस डिजिटल मीटर के नीचे एक छोटा सा नॉब है, इसको मूव करके हल्का सा मूव करना, बहुत हल्का सा। ज्यादा तेज करोगे तो बहुत तेज वैल्यू भागेगी। इससे करंट आपको सेट करना है, वोल्टेज में खिलवाड़ नहीं करना है इससे, आपको इससे बस करंट सेट करके छोड़ देना है। ओके, तो करंट सेट करने के बाद आपने ये 10 पे कर दिया, करंट वहां से सेट कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब आपने इसको करंट से वोल्टेज पे कर दिया, करंट से वोल्टेज पे आपने इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे ही आपने इसे वोल्टेज पे शिफ्ट करा, आपने अवन को ऑन कर दिया, अवन को
ऑन कर दिया और अवन यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समय हाई पर है, आपको इसको लो पर रखना है। किस पे रखना है? लो पर रखना है। रीजन क्या है लो पे रखने का? कि टेम्परेचर थोड़ा धीरे धीरे बढ़े, एटलीस्ट 40-50 डिग्री तक धीरे धीरे बढ़े, उसके बाद हम इसको तेज करेंगे, क्योंकि हमें रीडिंग 150 डिग्री सेल्सियस तक लेनी है, 150 तक लेनी है, इसलिए पहले धीरे धीरे बढ़ाएंगे फिर तेज करेंगे, क्योंकि अगर शुरू से ही तेज कर देंगे तो वैल्यू बहुत तेज भागेगी। इसीलिए पहले हमें थोड़ा सा उसको टाइम देना पड़ेगा कि धीरे 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 चलो, फिर एकदम से भागियो। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा धीरे चल, तो लो पे रखेंगे। तो अवन को ऑन करा और लो पे रखा, उससे पहले रूम टेम्परेचर पे वोल्टेज को नोट कर लिया और सब कुछ मिली वोल्ट में आ रहा है। बाद में हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यूज को। अब 5 के गैप पे पहले आपने मान लो रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, आपने उस पर वैल्यू लिख ली। अब आप लोग 30 डिग्री सेल्सियस पे लीजिए, 35 पे लीजिए, 40, 45, 50 तक ले लीजिए। 50 तक लेने के बाद आपको इस लो को हाई पे शिफ्ट करना है, लो को हाई पे शिफ्ट करना है और 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 से लेके 150 तक, 150 तक इसको आपको सारी वैल्यूज को नोट करना है। क्या करना है? सारी वैल्यूज को नोट करना है। अच्छा, अब हाई पे कर दिया है तो टेम्परेचर थोड़ा तेज भागेगा, तो आप अपनी नजरों को इधर उधर ना घुमाएं, नजरों को जरा उधर ही रखें जहां वो थी। ठीक है, वरना इधर उधर टेम्परेचर निकल गया तो वोल्टेज बहुत तेजी से चेंज होता है। इस बात को जरा ध्यान रखिए, वोल्टेज बहुत तेजी से चेंज होता है। ठीक है, बहुत तेजी से वोल्टेज चेंज होगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा। ओके, 150 तक आपने ओवन को ऑन करके सारी रीडिंग ले ली। क्या करा? 150 तक सारी रीडिंग हाई पे रख के ओवन को ऑन रख के ले ली। 150 रीडिंग लेने के बाद आपको ओवन को ऑफ करना है। अवन को ऑफ करने का मतलब अब हम उसमें हीट नहीं दे रहे हैं, अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। अब वो ठंडा होगा, दैट मीन्स टेम्परेचर डिक्रीज होगा। अब हमें जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कुछ वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, अब हमें वो वोल्टेज की वैल्यू नोट करनी है। सब मतलब क्या है? एक जगह हम लोग वोल्टेज इंक्रीज नोट कर रहे हैं, एक जगह हम वोल्टेज डिक्रीज नोट कर रहे हैं, और फिर इन दोनों का एवरेज लेकर हम एक नया वोल्टेज ले लेंगे। ठीक है, हम एवरेज वोल्टेज पे काम करेंगे, ऐसा समझिए। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वोल्टेज नोट करेंगे, अब टेम्परेचर घटाएंगे तो वोल्टेज नोट करेंगे। अच्छा, क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में भी ना, ये लेजी हो जाता है एक्सपेरिमेंट। 60-65 डिग्री तक गिरने के बाद ये बहुत धीरे धीरे 20-20 मिनट लगा देता है, कि एक दो पॉइंट गिरने में भी 20-20 मिनट लगा देता है। तो इसको अगर आप एक स्लैब 50 डिग्री तक भी ले लेते हैं, उसके बाद 3-4 रीडिंग आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ओके, ये चीज आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत दिक्कत देता है। मैं आपको क्या बताऊं कि बीएससी के अंदर जितने भी टेम्परेचर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट है, वो सारे के सारे ऐसी हैं जिसमें बैठा के रखते हैं वो। तो ये भी आपको एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद भी 40-50 मिनट तक बैठा के रखेगा, क्योंकि वो वैल्यू आने के लिए इसका टेम्परेचर गिरना है, और टेम्परेचर इतनी तेजी से गिर नहीं रहा होता। ओके, तो सारी वैल्यूज आपने वोल्टेज डिक्रीज की भी नोट कर ली। तो शुरू से एक बार पूरा प्रोसेस फिर से समझते हैं। प्रोसेस नंबर 1, सप्लाई ऑन करी। सप्लाई ऑन करने के बाद हम लोगों ने करंट पे, इसको करंट पे शिफ्ट करके करंट की वैल्यू 4 मिली एम्पियर सेट कर दी। 4 मिली एम्पियर सेट करने के बाद ये जो 1 और 10 है, इसको हमेशा 10 पे रखेंगे और वोल्टेज पे शिफ्ट कर दिया। अवन को ऑन करेंगे, अवन को लो पर रखेंगे 50 डिग्री तक। 50 डिग्री के बाद अवन को हाई करेंगे और साथ साथ वोल्टेज को नोट करेंगे हर 5 डिग्री सेल्सियस के गैप पर। उसके बाद 150 तक पहुंचने के बाद अवन को ऑफ करेंगे। अवन को ऑफ करने के बाद टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। जिस टेम्परेचर पे हमने इंक्रीजिंग नोट किया था, उसी टेम्परेचर पे हम डिक्रीजिंग नोट करेंगे, और इन दोनों को नोट करने के बाद यहाँ पे हमारे इस सेटअप का काम खत्म। इस सेटअप का काम हमारा खत्म हो गया है। अब हमारी कैलकुलेशन पार्ट में आ गए। अब सारा का सारा पार्ट कैलकुलेशन का है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये जो जर्मेनियम वर्मेनियम लगा हुआ है, ये इस गोले के अंदर है। ठीक है, हम गोले के अंदर जो वो माजरा है उसको हीट कर रहे हैं। ठीक है ना, और फिर ये इस ढांचे के अंदर सब कुछ आ रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आपस में कनेक्ट होकर मिलता है, आपको कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। और 4 प्रोब देखिए, 4 वायर है यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4, इसीलिए इसका नाम 4 प्रोब है। ओके, और यहाँ पे ये रुड़की से बना हुआ है, बड़ा प्यारा है, ये बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया प्रोसीजर। प्रोसीजर में अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जर्वेशन की तरफ। करंट को हमने सेट करा 3.5 से 4 मिली एम्पियर तक। थिकनेस ऑफ क्रिस्टल W, अच्छा याद रखिएगा, थिकनेस और डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोब्स ये आपको अपनी लैब में पूछना है। आप जिस लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उससे पूछिएगा कि ये कितनी वैल्यू है, क्योंकि मेरी लैब में ये 0.5 मिलीमीटर थी और 0.5 मिलीमीटर थी, तो मैंने वो वैल्यू लिख दी। क्यों लिखी है ये अभी आपको आगे बताऊंगा, ताकि आप लोगों को चीज और क्लियर हो जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद सीरियल नंबर आया, टेम्परेचर T, रूम टेम्परेचर से 150 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिखा है, लेकिन आपको सारे के सारे टेम्परेचर केल्विन में लेने हैं। सारे के सारे टेम्परेचर केल्विन में लेने हैं, इस बात पे जोर दीजिए। जितना टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में नोट कर रहे हैं उसको केल्विन में कन्वर्ट करिए। सारा टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये जो 1000 है उसको T से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक इनवर्स आ जाएगा, के इनवर्स, केल्विन इनवर्स आ जाएगा। हमने उसको केल्विन इनवर्स को यहाँ लिख लिया। V1 की वैल्यू क्या है? V1 है टेम्परेचर बढ़ाते समय का वोल्टेज। जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वो V1 है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। V2 है टेम्परेचर जब हम घटा रहे हैं तब का वोल्टेज। और इसके वोल्टेजेस में ना बड़ा गैप भी आ जाता है, कभी कभी 10 का गैप आ जाता है, कभी कभी 5 का ही होता है, कभी कभी 1-2 का होता है, कभी कभी 12 का गैप हो जाता है। इसीलिए हम इस पे एवरेज का काम लिखते हैं, और एवरेज करेंगे V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज कर देंगे। एवरेज के बाद रो निकालना है और लॉग रो निकालना है। रो निकालने का फॉर्मूला नीचे है, ठीक है। रो निकालने के लिए हमारे को चाहिए रो नॉट ऑफ फंक्शन ऑफ ओमेगा अपॉन एस। अच्छा, मैं इस डब्ल्यू को ओमेगा ही बोलता हूँ, मेरी थोड़ी सी आदत है, ठीक है। और रो नॉट निकालने का फॉर्मूला के साइड में है वी अपॉन आई। वी आपको पता है, वी आपके एवरेज चल रहे हैं, ये सारे वी हैं। आई आपको पता है, आपने खुद से सेट किया है। एस आपको पता है, आपको अपनी वहां से पता चल गया है लैब से, तो 2 पाई एस कर दीजिए। अब हर एक वैल्यू के लिए रो नॉट आपके पास आ गया। क्या आ गया? रो नॉट आ गया। आपने इस रो नॉट को रो की जगह रो इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन एफ ओमेगा बाय एस में रखा, तो रो नॉट रख दिया। अब ये एफ ओमेगा बाय एस क्या है, इसकी वैल्यू कहां से लेकर आए, ये क्या चीज है, तो थोड़ा सा इस चीज को भी देख लेते हैं। ये एक फंक्शन है, इसको कहते हैं हम करेक्शन फंक्शन। कुछ गड़बड़ हो जाती है कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स में रिगार्डिंग स्पेसिंग एंड विथ, तो उसके लिए एक फंक्शन लिया जाता है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी करेक्शन फंक्शन। इसकी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी है G7 एंड S इज सेम। ये क्यों लिखा है कि यहाँ पे जो F लिखा है ना W/S, वो नीचे G7 है, ठीक है। वो एक्चुअली अलग अलग जगह से फॉर्मूले लिए हैं, तो वो G7 और F अलग अलग हो गया, तो आप समझ जाइएगा कि G7 F दोनों सेम चीज है। 3 तरीके हैं F ओमेगा S को निकालने की, या तो ग्राफ से निकालिए, या फॉर्मूला यूज कीजिए, या टेबल देख लीजिए। मैं 2 मेथड दे रहा हूं, एक फॉर्मूला, दूसरा टेबल। ग्राफ नहीं दे रहा क्योंकि ग्राफ बड़ा ही ब्लर सा था, समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला ये है कि G7 ओमेगा बाय S, ये F है, 2S अपॉन में W। S क्या है? स्पेसिंग। W क्या है? विथ log 2। log 2 निकालेंगे, 2 को S से मल्टीप्लाई करेंगे, और log 2 को 2S से मल्टीप्लाई करके W से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक G7 की वैल्यू आ जाएगी। या तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करिए, और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने के बाद एफ डब्ल्यू बाई एस की जो वैल्यू आई है, रो नॉट की जो वैल्यू हर वैल्यू के लिए आ रही है, यहाँ पे हर वैल्यू के लिए रो नॉट अलग आएगा, उस रो नॉट से इस फंक्शन को डिवाइड करते रहिए, आपके पास रो की वैल्यू आती जाएगी। लाइन से रो आ जाएंगे, और फिर आप लॉग रो आराम से कर लेंगे, ठीक है। या तो ये करिए, या फिर इस टेबल पे ध्यान दीजिए। यहाँ टेबल पे देखिए 5 सीरियल नंबर इधर है, 5 सीरियल नंबर इधर है, और ये WS और G7 WS लिखा, ठीक है। आपके पास W और S की वैल्यू है, आपने उनको डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद ये 10 वैल्यू W/S की दे रखी है, इसी में से कोई एक वैल्यू आपकी आ जाएगी, और उसके सामने वाला जो FWS है, वो वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू हो गई। कैसे, समझिए। यहाँ पे देखिए, मेरी थिकनेस थी 0.5 मिलीमीटर और मेरी स्पेसिंग थी 0.5 मिलीमीटर। इनको जब मैंने डिवाइड किया, मेरा आंसर आया 1। क्या आंसर आया? 1। जब मेरा आंसर 1 आया, तो मुझे यहां पता चल गया कि 6th रीडिंग मेरा 1 दे रही है। 6th रीडिंग मुझे 1 दे रही है, और उसके सामने वाला फंक्शन है 1.504।
तो मैं इस एफ डब्ल्यू बाई एस को सीधा हटाकर, इस वाले एफ डब्ल्यू बाई एस को हटाकर 1.504 डायरेक्ट लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं। और फिर रो नॉट की वैल्यू तो हम यहां से निकाल ही रहे हैं सेकंड फॉर्मूले से, रो नॉट डाला 1.504 से डिवाइड करते गए, रो आ गया और लॉग रो कर दिया। ठीक, कोई दिक्कत दिक्कत आए कमेंट कर देना, कमेंट में कोशिश करेंगे समझाने की, और नहीं समझ में आया तो फिर और सुझाव देखेंगे। अब इसके कैलकुलेशंस के कुछ यहाँ पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं, इसको यहां से करेंगे। फॉर द गिवन सैंपल डब्ल्यू बाई एस, पॉइंट नंबर 1 डब्ल्यू बाई एस कैलकुलेट करेंगे। करेक्शन फैक्टर को नोट करेंगे। करेक्शन फैक्टर या तो टेबल से, या तो ग्राफ से, या तो फॉर्मूले से। मैंने टेबल समझा दी, मैंने फॉर्मूला समझा दिया, ग्राफ मैं नहीं समझा, हटाओ ग्राफ, भाड़ में जाए। कैलकुलेशन ऑफ टी के इनवर्स, ये चीज जो है टी के इनवर्स, ये मैंने ऊपर टेबल में आपको बता दी है कि 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद है रो, ओम मीटर एंड लॉग रो। अच्छा, इन दोनों का फॉर्मूला भी मैंने ऊपर आपको दे दिया है, ध्यान से देखिए। ये वाले जो दो फॉर्मूले हैं, इसी का इसने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। रो नॉट की जगह पे वी बाई आई 2 पाई एस और ये फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये चीज रो हो गई। अब आपको करना है प्लॉट। क्या प्लॉट करना है? ग्राफ बिटवीन 1000 बाई टी एंड लॉग रो, इनके बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। ग्राफ प्लॉटिंग करने का तरीका है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला उसको लेंगे, स्लोप निकालेंगे एसी बाई बीसी, जो भी आएगा आप लोगों की इच्छा शक्ति में। स्लोप निकालना मेरे हिसाब से 4-5 एक्सपेरिमेंट आप लोग मुझसे समझ चुके हैं, तो स्लोप निकालना तो डेफिनेटली आप लोगों को आता होगा। बीटेक और बीएससी के स्टूडेंट्स है, स्लोप निकालना तो डेफिनेटली आता ही होगा। एनर्जी बैंड गैप का फॉर्मूला देखिए, 2.3026 इंटू 2 इंटू केबी, केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इंटू स्लोप इंटू 10 की पावर 3 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला ऐसा कुछ डरने वाला नहीं है। यहाँ सबसे ऊपर एक फॉर्मूला दिखा था हमने, ये वाला, ये जो फॉर्मूला देखा था ना, उसी को यहाँ पे एक्सपोनेंट था तो लॉग दोनों तरफ लेना पड़ा। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, एक्सपोनेंट हटेगा, सिंपल वैल्यू निकल के आएगी। तो वही चीज को उसने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया है, आपके लिए आसान कर दिया है। तो आप इस डायरेक्ट इजी को यूज कर लीजिए और आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। और स्लोप निकालने के लिए यहाँ पे ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ आप लोग ध्यान से देखिए, ग्राफ बड़ा ही यूनिक सा ग्राफ आ रहा है ना, बड़ा ही यूनिक ग्राफ है कि ऐसे को एकदम से ऐसा डाउन हो गया। आज तक आपने ऐसा ग्राफ मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो या तो पूरा पहाड़ वाला ग्राफ बनाया या आधा पहाड़ी मैंने नहीं बनाई, ये बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे AC और BC को करके लॉग रो और लॉग करके आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं। मेरे को लगता है स्लोप निकालना तो आता ही है। रिजल्ट में क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, जो रेजिस्टिविटी फॉर्मूले से निकल कर आ रही है वो लिखेंगे, ठीक है। अलग अलग रेजिस्टिविटी आएगी सबके लिए, तो यू कैन डेफिनेटली कैलकुलेट एन एवरेज। एवरेज ले लीजिए, 5 6 7 10 वैल्यू 12 वैल्यूज का एवरेज लेकर वो लिख दीजिए। एनर्जी गैप निकल कर आएगा, एनर्जी गैप के लिए आपका ग्राफ आपकी पूरी हाजिरी लगाएगा। यहाँ पे एक बड़ी स्टेटमेंट है, the temperature dependence or resistivity of semiconductor germanium chip as shown in the graph, the resistivity decrease exponentially with temperature increase। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहां से घटना शुरू हो जाएगा, ये ग्राफ घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर तो आगे भी बढ़ेगा, लेकिन ये ग्राफ यहां से घटना शुरू हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, ठीक है। दैट इज एट लो टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज मोर एंड एट हाई टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इज लेस। टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर ज्यादा है उसके बाद रेजिस्टिविटी घट रही है। कम टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ज्यादा टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी घट रही है। ये स्टेटमेंट वाइवा के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का मूल जो हवन कुंड के अंदर सामग्री है वो यही है। सामग्री के अंदर हमने सब पूरा हवन किया है ये, और इस हवन का जो फल निकल के आया है वो यही फल निकला है, that at low temperature resistivity is more and at high temperature resistivity is less। रेजिस्टिविटी का ही सारा काम है। और यहां से एक वाइवा का क्वेश्चन और बनेगा। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आप इस चीज को नोट करेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ थोड़ी देर तक वोल्टेज बढ़ा, लेकिन फिर वोल्टेज गिरने लगा, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इससे आप क्या समझते हैं? और सबसे पहली बात, इससे क्या समझते हैं, और दूसरी ये क्यों हो रहा है?
थोड़ी देर तक वोल्टेज बढ़ेगा, फिर वोल्टेज घटेगा, ठीक है। 2 4 5 पॉइंट तक बढ़ेगा, फिर घटना शुरू हो जाएगा। वोल्टेज में बड़ा डिक्रीज आएगा टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबल है, इसको सोचिए, गूगल करिए, सब कुछ करिए। नहीं समझ में आएगा तो इंस्टाग्राम पे मैं इसकी पोस्ट डाल दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जरूर इंस्टाग्राम को चेक करिएगा आप लोग, टेक्नो/उत्सव के नाम से इंस्टाग्राम है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां जाके आप इसको आंसर देख सकते हैं, ठीक है। एनर्जी गैप आप लोगों ने, बैंड गैप जो निकाला है, इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो वैल्यू है उसको आप नोट कर दीजिए, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं। फिर आगे प्रिकॉशन, द सरफेस ऑफ द सेमीकंडक्टर शुड बी फ्लैट, ये मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि ये उसके अंदर है, वो जो सिलेंडर था उसके अंदर है सेमीकंडक्टर, तो इन्होंने पहले से ही करके दिया होगा ये, ठीक है। ऑल 4 प्रोब्स आर कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, आप लोगों ने डब्बे पे देखा था चारों प्रोब एक साथ लगे हुए थे। द एडजस्टमेंट ऑफ 4 पॉइंट प्रोब शुड बी डन जेंटली एज सेमीकंडक्टर चिप इज, है ना, तो थोड़ी सी नाजुक होती है, इसको ध्यान से करिएगा। टेम्परेचर इन द ओवन शुड नॉट एक्सीड द लिमिट सेट बाय मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोब एंड चिप, ठीक है। टेम्परेचर की लिमिट ज्यादा बढ़नी बढ़नी नहीं चाहिए, वरना सेमीकंडक्टर भी खराब हो जाएगा और सब कुछ खराब हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट भी आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट आए प्लीज कमेंट करिए, पूछिए। अब कॉलेजेस खुलने लगे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जाकर करिए। और अगर आप लोग अभी भी ऑनलाइन कर रहे हैं चीजें और आपको ऑफलाइन रीडिंग्स चाहिए, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको इसकी ऑफलाइन रीडिंग दे दूंगा, ठीक है। फिर आप उससे अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करके इस चीज को समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक्सपेरिमेंट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस डब्बे को नमस्कार कीजिए, इसका सजदा कीजिए कि इसने आपको ये एक्सपेरिमेंट इतने अच्छे से समझा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर, बाय।